Go. It's Expose Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम आवर गेस्ट में आज के हमारे मेहमान हैं जनाब फैज़ खान साहब, और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे मेहमान भी हैं और इन्होंने एक फ़ाउंडेशन अपने नाम से मौसूम किया है, तो हम उन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद भी कहते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। फैज़ साहब, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से आपका ताल्लुक़ रहा, सहाफ़त में भी रहे और अब समाजी कामों की तरफ आपने बड़ी फोकियत दी है। तो इस वक्त लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, इस वक्त आपने एक लीडिंग रोल अदा किया, तो ये ख्याल आपको कैसे पैदा हुआ? जी, ये जो समाजी काम का जो सिलसिला है, मैं समझता हूँ मैं 8वीं जमात में था, उस वक्त से मैंने इसका स्टार्ट किया था और अपने बैट और अपने कैलकुलेटर बेचकर जो है वो प्रोग्राम के पैसे मैंने किए थे। और फिर वो ऐसा हुआ कि पूरा मोहल्ले में, जो जिस मोहल्ले में रहता था मैं, इस्लाम नगर में, तो हम 25-30 लड़के सारे के सारे सोशल एक्टिविस्ट बन गए थे उस ज़माने के लिहाज से, और हमने बड़ा काम किया उस ज़माने में। औरंगीटॉन का पहला जो है कमर्शियल स्टेज ड्रामा शो जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो वो सिलसिला तो बहुत पुराना है और ये चलता रहा। इसके बाद फिर जो है जब हम 9 उंगली की उम्र हमने क्रॉस की, तो मेमार मिल्लत पाकिस्तान के नाम से इदारा था, उसमें शामिल हुए, जिसमें पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे जो कहानी लिखा करते थे, नौजवान, नौनिहाल में और दूसरे मैगज़ीन में, मयार में, तो उनके साथ शामिल हुआ मेमार मिल्लत पाकिस्तान हाफिज़ अहमद वलीउल्लाह अरबाब के साथ। और ये बड़े लोग आज बड़े नामवर शख्सियत बन चुके हैं, इब्ने आस, इल्ताफ़ पारेख और बहुत सारे लोग, ये सब हमारे दोस्त थे और हमने काम उस ज़माने से किया। तो ये सिलसिला तो चलता रहा और चलते चलते फिर ये कि कुछ इदारों से भी वाबस्ता रहा मैं। फिर अपना इदारा मैंने बनाया। सबसे पहले मेरे ख़्याल में मैं 9वीं जमात में था जब मैंने औरंगी आर्ट्स सेंटर बनाया, तो उसके हवाले से फिर हम प्रोग्राम करते रहे। फिर मेमार मिल्लत कुछ सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर जो है जनाब नौकरी लग गई मेरी, बहुत कम उम्र में नौकरी लगी मेरी, और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग पिंडी हुई, तो वहाँ गया और फिर वहाँ 9 महीना वहाँ मैंने जॉब करके ट्रांसफ़र करा के कराची आया। तो फिर ये जो है सिंध औरंगी आर्ट्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, और उसके बाद 2004 में उसको हमने उसके कैनवस को बड़ा किया और फिर सिंध एकेडमिक सिंध आर्ट्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमने काम शुरू किया और मुसलसल करते रहे। और ये तमाम पीरियड मैंने ज़्यादातर शहर में सारे काम किए। औरंगीटॉन में उस वक्त 4 साल 5-6 सालों में मैंने काम नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि औरंगी जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे लोग रहते हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो लिहाजा फिर मैं दोबारा औरंगी की तरफ मुड़ा आया और औरंगी में ये 4-5 साल से फिर ये काम को और मैंने वसी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रोग्राम मेरे हुए हैं वो औरंगी की तारीख़ में यादगार प्रोग्राम हुए, और आज भी बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और मुझे खुशी होती है जब लोग मेरे प्रोग्राम की कॉपी करते हैं कि चलो कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर या मेरे इदारे में जो दूसरों के लिए काबिल तक़लीद है। तो इस तरह ये काम चल रहा है। अच्छा, लॉकडाउन के हवाले से आप बात करेंगे तो लॉकडाउन के डे फर्स्ट से मैं बड़ा परेशान था कि यार ये मेरा घर का गुजारा कैसे होगा। फिर मैंने सोचा जब मेरे घर का गुजारा नहीं होगा तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इस माशरे में, उनका क्या होगा। तो इसी सोच में मुझे ख्याल आया कि जनाब 6-7 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर, फूड सपोर्ट प्रोग्राम, हांडी सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से। उसमें हम जो है लोगों से 50% पैसे लेते थे और 50% पैसे जो हैं वो मेरे दोस्त वो दिया करते थे। तो वो बहुत अच्छा चलता रहा था, वो भी हम 6-7-8 महीना हमने चलाया था और फिर हालात बेहतर हो गए थे तो फिर उसको रोक दिया था। तो वही बात मेरे जहन में आई कि चले हम दोबारा फिर हांडी सपोर्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू के 26 मार्च से हमने आगाज़ किया कि हमने सेलेक्ट की फैमिलियों को जो सफ़ेद पोश लोग थे। गरीबों पे मैं इकरार करता हूँ कि गरीबों पे मैं काम नहीं कर सका। मैंने सफ़ेद पोश लोगों को सिलेक्ट किया जो कहीं जा नहीं सकते, जो कहीं मांग नहीं सकते, और अगर कोई मांगे भी तो उन पर लोग यकीन नहीं करते कि जनाब ये जो ज़रूरतमंद है। तो मैंने ऐसी फैमिलियों को सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे खासे लोग 100 के करीब मिल गए। तो फिर उनके साथ मैं बाज़ार में बैठ जाता था
और फिर वो बाज़ार में आके स्टॉल में जो सबसे अच्छी दुकान थी वहाँ बैठता था। फिर तो वो जो चीज़ खरीदते थे लोग, वो उनके 50% वो दे दिया करती थी, और जब मेरा काम ख़त्म होता था तो फिर वो 50% मैं अपने दोस्तों के ताउन से वो रकम अदा कर देता था। तो इस तरह वो 26 मार्च से वो चलाता रहा। फिर जो है ये खाने पे की बात हुई, तो मैं क्या नाम है, तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन के साथ प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब के साथ उनके साथ मैं काम करता रहा। इस दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑफ़र किया कि फैज़ भाई आपको हम जो है ना वो 90 फैमिलीज़ के लिए डेली बुनियाद पे दूध दे दिया करेंगे, बहुत आला क्वालिटी की। तो लिहाजा वो 90 फैमिली को दूध का सिलसिला शुरू किया, उससे लोग बहुत खुश हुए। इस दौरान मैंने महसूस किया कि यार ये राशन और खाना और दूध, ये जो चीज़ भी हम दे रहे हैं ये बड़ों का काम आ रहा है। वो जो माएँ आती थी हमारे पास तो गोद में बच्चों को लेकर, उनका मसला होता था कि उनको राशन, उनकी खुराक ही अलग है, फूड अलग है, सेरेलैक खाते हैं वो, या दूध है उनका अलग है, लैक्टोजीन वगैरह और उनकी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ये तो कोई नहीं दे रहा। तो फिर इस तरह मैंने दोस्तों से बात की। अच्छा, एक बात ज़रूर ये है कि मेरे दोस्तों ने हर मौके पे मेरे साथ बहुत काम किया, मुझ पर बहुत एतमाद किया। मैं ख़ुद को इसका अहल नहीं समझता, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे बहुत ताउन किया, और ये सब कुछ जो कुछ भी मैं कर पाता हूँ ये मैं ख़ुद से नहीं कर सकता, मेरी इस्तेदाद नहीं है। ये मेरे दोस्तों की मोहब्बत है कि जो मैं ये काम करता हूँ। तो वो फिर बच्चों के खुराक के हवाले से काम आपने भी देखा होगा कि वो एक फिर सिलसिला चला, फिर और भी लोगों ने मतलब उसको पकड़ा और उस काम को आगे बढ़ाया, और अब भी वो सिलसिला चल रहा है। इस दौरान फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ और दोस्तों ने मुझसे कहा कि यार रमज़ान में अफ्तार बनाते हैं। मैंने कहा यार मैं जब लोग गरीब हैं और खाने को चीज़ नहीं है, तो ये पकोड़े और ये आलू चाप और ये दूसरी चीज़ें लवाजमात ये तो गैर ज़रूरी है, क्यों ना हम इनको इस अफ्तार के वक्त जो है ना अच्छा सा डिनर दे दें। जी बिल्कुल। तो वो सिलसिला बना, और वो फर्स्ट रमज़ान से अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है वो 80 फैमिली को, बहुत ज़्यादा नहीं, 80 फैमिली को, सिलेक्टेड फैमिली हैं, सफ़ेद पोश फैमिली, उनको जो है हम अफ्तार से पहले ही बहुत आला क्वालिटी खाना पकाकर, बहुत ही आला क्वालिटी का वो हम फराहम करें। अच्छा, ये बताएं कि तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन के अलावा आपको किसी और इदारे की मामलत हासिल रही है इन तमाम सूरत हाल में? नहीं, तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन से मामलत मुझे कभी नहीं रही। वो एक अच्छा काम कर रहे थे तो मैं उनके साथ काम कर रहा था, हेल्प कर रहा था उनको। इसी तरह मैंने हमारा आज़म फाउंडेशन के चेयरमैन अशरफ वारसी से बात की कि आप भी आकर काम करें, तो वो भी मेरे साथ आएँ और वो भी तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन के साथ काम करते रहें। लेकिन वो मामलत वाली बात नहीं थी, हम उनके साथ जो है जो हेल्प कर सकते थे वो कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि इस वक्त वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें कराची भी शामिल है, तो कुछ 22 करोड़ रुपए दिए थे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने, क्योंकि आपका एक बड़ा फाल किरदार है अपने इलाके के लिए। तो क्या डीसी ने आपको कोई इस तरह से रब्ता किया कि जी आपकी हम हेल्प करना चाहते हैं या आप हमारे साथ काम करें? देखिए, ये सियासी लोगों की बात तो वही है ना, गंदा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। तो ना मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, ना मैं किसी और सियासी जमात का हूँ, तो मुझे कैसे पूछेंगे वो लोग? ये तो सियासी लोग हैं जो अपने दूसरे नाम से जो इन्होंने इदारा बनाया हुआ है, समाजी इदारा वगैरह, उनको यूज़ करते हैं, और डीसी भी उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं। हम जैसे लोगों के साथ तो डीसी साहब का बनेगा नहीं कभी। अच्छा फैज़ साहब, चूँकि माशाल्लाह आप जॉब में भी रहे, फिर सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा, और अब समाजी हवालों से बहुत मोतबर नाम आपका औरंगी में और कराची में है, तो थकन भी महसूस हो रही है कि जो खिदमत आपने इन दिनों अंजाम दी है। तो शेर व शायरी से कुछ दिलचस्पी? थोड़ी बहुत तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन शायरी एक बहुत बड़ा शोबा है, उसमें मैं अपने आप को शामिल करना चाहूँ तो ये बेहतर नहीं होगा। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि खुद को। वो 4 शेर कुछ ऐसी ताकि हमारे व्यूअर्स अच्छा मैं देखता हूँ। इस दौर में जीना भी कमालात में है शामिल। क्या बात है। इस दौर में जीना भी कमालात में है शामिल, नमनाकिए चश्म भी बरसात में है शामिल। क्या बात है। इस दौर में जीना भी कमालात में है शामिल, नमनाकिए चश्म भी बरसात में है शामिल। और शहनाइयों की गूंज ने रख ली है लाज वरना, शहनाइयों की गूंज ने रख ली है लाज वरना, एक चीख भी दुल्हन की बारात में है शामिल। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। फैज़ साहब, बचपन से आप समाजी कामों में हैं, तो खेलने कूदने का मौका तो मुयस्सर रहा या वक्त किया खुद को? असल में मेरे वालिद साहब जो हैं वो बचपन में मेरे इंतकाल फरमा गए थे, तो मेरे जो बड़े भाई थे वो पूरे घर की ज़िम्मेदारी उनके कंधे पे थी। वो ख़ुद मैट्रिक पास थे,
मशरक़ी पाकिस्तान से मैट्रिक पास आए थे और बहुत नफीस इंसान थे, मतलब हाथ में कालिक भी लग जाए तो वो रोने लगते थे। उस शख्स के ऊपर रिपार्टीशन के बाद, क्योंकि वालिद साहब तो बांग्लादेश में रह गए थे उस वक्त और वो भाई के साथ हम लोग आ गए थे वालदा के साथ, तो उन्होंने एक सख्त रोल प्ले किया हम लोगों के साथ हमें संभालने के लिए। हमें अभी भी एहसास होता है, उस वक्त लगता था कि भाई बहुत सख्त है, बहुत सख्त मिजाज का आदमी, लेकिन नहीं, हमें बाद में अंदाज़ा हुआ वो बहुत ही अजीम इंसान है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, तो वो बहुत सख्त मिजाज थे, तो वो टाइमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेटेड रखते थे, तो हमें खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन ये है कि मुझे बचपन से डिबेट का शौक़ था, तो वो मुझे साथ लेके जाते थे लियाकत लाइब्रेरी और बड़े बड़े इदारों में जहाँ लाइब्रेरी थी वहाँ मुझसे किताब निकलवा के पढ़वाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आमिर लियाकत और दी कॉलेजेट के शेख आमिर सैन, ये सब के साथ मैं कंपटीशन करता रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है बड़ी इज़्ज़त रही मेरी। तो कराची कंपटीशन में जीत चुका था उस ज़माने में। फिर कॉलेज में जब मैं गया तो बज़ में तलबा के प्रोग्राम, उम्र मेरी बहुत कम थी, तो बज़ में तलबा के प्रोग्राम भी मैं करता था। इवन कि मैंने मुन्नी बेगम के बजिया का प्रोग्राम भी, बच्चों का जो होता था रेडियो पाकिस्तान से, वो भी मैं करता। बजिया वो मुन्नी बाजी रेडियो पाकिस्तान की, तो उनके साथ भी मैंने बचपन में छोटी उम्र में था, तो वहाँ भी प्रोग्राम करता रहा और बस में तलबा के प्रोग्राम भी करता था। मंगल के दिन हमें 1 मिनट दिया करते थे, किसी मौजूद बोलना होता था तो वो बोलता था। साहब भी होते थे? हाँ, बहुत सारे लोग थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त औरंगी टाउन में जो आपने एक बड़ी वजाहत के साथ बात की कि हम उन ख़ानदानों की मदद कर रहे हैं जो बिल्कुल सफ़ेद पोश तबका है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि आपको किसी सियासी या समाजी जमात की तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन मिली कि जी फैज़ साहब हम आपके साथ मिलकर इस काम को और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, सियासी जमात से या किसी और इदारे के साथ तो मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, लेकिन हाँ ये है कि जनाब सियासी जमात के ज़िम्मेदार ने ज़ाती तौर पे उसने पार्टी को अपने पैसे से, ज़ाती पैसे से ये काम करना चाह रहा हूँ, तो हम समाजी इदारों को भी हेल्प करेंगे और राशन वगैरह देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह राशन का सिलसिला मैं उससे पहले से करता रहा हूँ। अब मैं 250-300 अफराद फैमिलीज़ को राशन मैं अपने दोस्तों के ताउन से देता रहा हूँ, कल रात भी दे चुका। तो उनके मतलब जो उन्होंने कहा कि जनाब हम ज़ाती हैसियत से कर रहे हैं, तो मैं गया उनसे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी कि आप वो ये ऐसे क्यों जा रहे हैं, आप सियासी लोग हैं या उनका ये। मैंने कहा भाई बात ये है कि अभी मेरे जो लोग हैं ना, मेरे लोग वो भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और भूख से जब मर रहा हो ना आदमी, तो उसके लिए गधा भी जायज़ होता है। तो मैंने कहा भाई गधे से तो कम से कम बेहतर कम करायत लगती है मुझे। तो और वो अपनी जेब से दे रहा है, मुझे कोई राइट नहीं बनता कि कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है, मेरा कोई हक़ नहीं बनता, मैं नहीं पूछ सकता। अच्छा फैज़ साहब, चूँकि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कम उम्र में वालिद की डेथ हो गई, और फिर तो ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि किसी से इश्क हुआ हो? कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि फैज़ साहब कुछ लोग संजीदगी से देख रहे हैं। नहीं, मैं इतना संजीदा नहीं हूँ जितना मैं अब उम्र के हिस्से में हूँ, क्योंकि मैं बीमार भी हूँ, शुगर का मरीज़ भी हूँ। और शुगर का मरीज़ आपको पता है कि जल्द टेंशन जो है ना वो ले लेता है, तो इस वजह से वरना मेरा एक बहुत बड़ा हल्का है बाब रहा है और बड़े अच्छे लोग रहे मेरे साथ। हाँ, कुछ असूल पसंद ज़रूर, ये अलग बात है। कोई बहुत ज़्यादा आला मिजाज नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता। उसकी वजह से शायद लोग मुझे बददिमाग समझते हो, वो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं समझे। मेरा कुछ मखसूस मिजाज है, मैं उससे हट कर नहीं कर सकता। आपने बात की इश्क की, तो इसके बगैर तो इंसान मुकम्मल नहीं होता ना। तो मैं भी तो इंसान हूँ, तो ज़रूर इश्क किया होगा। और अल्लाह का शुक्र है, मतलब इश्क करने के बाद ही मैंने शादी की। और बाकी छोटी मोटी जो कहानियाँ जो बचपन से होती है, 9 उम्र की जो, वो सब भी चलती रही, अल्लाह का शुक्र। तो और मैं एक बात और बताऊँ, आज पहली मरतबा बताता हूँ, मैं अपना पहला इश्क जो है ना टॉस पे हार गया। चले जी, वो ज़रा बताएं हमारे व्यूवर्स को। वो ये था कि वो एक थी, वो तो जैसे मैं भी पसंद कर रहा था और एक और साहब थे वो भी पसंद कर रहे थे। फिर मेरा कुछ मजहबी मिजाज बना, तो मैंने सोचा कि भाई जब शादी करनी हुई कर लेंगे, बाकी मिलना मिलाना या जाना आना अच्छी बात नहीं। तो मैंने वक्फा कर दिया। 10 साल का ब्रेक था। 10 साल के बाद जब मैं इस ऐसे उम्र में पहुंचा कि जब मुझे शादी करने की उम्र थी मेरी, तो मैंने अपनी एक मुँह बोली बहन को भेजा उनके यहाँ रिश्ते के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते,
वो बहन आई मेरे घर पे और उन्होंने कहा कि तुम कह रहे थे ये वो तो कह रही नहीं जानते। अच्छे, मैंने कहा ये तो बड़ा ज़रूरत हो गई ना, एक आदमी से इनकार कर दे शख्सियत से। तो कुछ चीज़ें थी मेरे पास उनकी, मैंने कहा ठीक है जाके उनसे कहिए ये दे दे, ये ले ले, और मेरे भाई ने माफ़ कर दिया। तो फिर वो जिस लड़के और जो उसका इंटरेस्टेड था या बात चल रही थी, वो लड़की की वालदा वगैरह सब रोते पिटते आई और हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती है। मैंने कहा नहीं मैं कोई बात नहीं। फिर उस लड़के ने कहा कि आप ना टास्क कर लें। मैंने कहा यार मैं टास्क में ना मतलब ये इस मिजाज का आदमी नहीं हूँ कि मैं टास्क में किसी मतलब लड़की हार जाऊँ या जीत जाऊँ। मैंने कहा जाओ तुम्हें दिया, और मैंने कहा मर्द की ज़ुबान है, तुम्हें दिया, और ज़िंदगी में जब भी कभी परेशानी हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। और फिर जानते होंगे अगर वो मेरी आवाज़ सुनेंगे या मुझे मेरी वीडियो देखेंगे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ी मैं साथ खड़ा हुआ उनके साथ। फिर मेरी शादी पहले हो गई, और जब उनकी शादी हुई तो मेरा बेटा हो चुका था। फिर मैं अपनी वाइफ के साथ और बेटे के साथ वहाँ गया उनकी शादी में, जो गिफ्ट दे सकता था दिया, खाना वाना सब खाया आराम से। आज वो जिससे उसकी शादी हुई थी, आज वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मेरे लिए वो खातून जो है काबिल एहतराम है। ठीक है, वो एक बचपन की बात थी हमारी, बस वहीं पर ख़त्म हो गई। फैज़ साहब, आजकल चूँकि आपकी सुबह से रात गए तक बड़ी जाफिशानी के साथ आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो थकन भी महसूस करते होंगे। तो जब रात को बिस्तर पर सोने के लिए लेटते हैं तो क्या एहसास होते हैं आपके? अच्छा, मैं बिज़ी रहना पसंद करता हूँ और ख़ुद मसरूफ़ियात निकालता हूँ। फ़ारिग मुझे कतई पसंद नहीं, किसी दौर में मुझे फ़ारिग बैठना पसंद ही नहीं आया, और तो लिहाजा ये काम भी मैंने अपने, मुझे कोई प्रेशर तो नहीं था, ना मुझे सियासत करनी है, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है कि मैं ग्राउंड बनाऊँ अपना, ऐसा कोई नहीं। सियासत तो कम से कम मेरे पास नहीं है, तो अपने शौक़ से करता हूँ, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। और फिर ये होता है कि जब मैं ये मेरा अपना तजुर्बा है कि जब आप दूसरों के लिए, भलाई के लिए हम जब निकलते हैं तो हमारी बहुत सारी जो बुराइयाँ हम पर आ रही होती हैं वो संभलने लगती हैं। तो ऐसे ही होता है, जब भी मैंने कोई काम किया है तो मेरे बहुत सारे मसाइल जो है, मेरे ज़ाती तौर पे मसाइल, मेरी फैमिली के मसाइल, वो सॉल्व होने लगे, और अल्लाह का शुक्र है कि ये काम भी जब किया तो बड़ी आसानी पैदा हो गई। अच्छा, आजकल चूँकि फेसबुक पे तमाम कैफियत नज़र आती है जो आपकी खिदमत है लोगों के लिए, तो हमारे MPA साहब भी आपके गिर्द नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी लोग भी। तो कैसा लगता है कि जब आपको लोग आपके करीब होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी सियासी पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ पर और उनकी टॉल में ख़ास तौर पे, उनसे मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और मैं इसलिए इस गर्ज से ताल्लुकात अच्छे रखता हूँ कि अगर मेरे लोगों का मसला मसाइल जो है किसी से मिलने से और उनसे बातचीत करने से हल होता है तो मुझे कोई गर्ज नहीं है। तो मैं पीपल्स पार्टी वाले के पास भी जाता हूँ, पीपल्स पार्टी में जो आपस में ग्रुपबंदी होती है उनके पास भी जाता हूँ। मुझे मेरे लोगों का मसाइल का हल चाहिए। मुझे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोगों से ही मिलता हूँ। नज़रियाती तौर पर मैं सियासी जमात का शदीद तरीन मुखालिफ हूँ। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया था तो जमात इस्लामी वाले हुआ करते थे ज़माने में 82, तो मुझे उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे रुकनीत हासिल कर लें। मैंने कहा नहीं, मैं किसी का रुकन नहीं बनूंगा। और ये रिकॉर्ड में है कि 1982-83 में गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद में बिहारी स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी गई। वो बुनियाद मैंने अपने दोस्तों के साथ रखी थी, लेकिन बदकिस्मती से कि जिस दिन हमारी फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी, हमने नोटिस बोर्ड में लगाया हुआ था जनाब मीटिंग है, 126 लड़के मेरे साथ हो गए थे। उस ज़माने में लोग शर्माते थे खुद को बिहारी बोलने में, तो लेकिन इसके बावजूद 126 लड़के तैयार हो गए थे मेरे साथ। और लेकिन जब हम सेकेंड डे कॉलेज में गए, गेट से दाखिल हुए तो चौकीदार ने कहा जनाब आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। मैं चौड़ा हो गया, मैं समझा कि शायद बात बन गई मेरी सियासत शुरू हो गई यहाँ पर। तो खैर छोटी उम्र का लड़का था, मैं बहुत कम उम्र लड़का था, और ऑर्गी टाउन से गया था, आपको खुद पता होगा। खैर प्रिंसिपल के पास गया तो 2-4 लड़के और खड़े हुए थे। मुझे उन्होंने कहा अखबार पढ़ा आपने? मैंने कहा नहीं, अखबार तो मुझे मौका नहीं मिलता, सुबह सवेरे मुझे घर से जाना होता है। तो खैर वो अखबार में ज़िया-उल-हक साहब का ऑर्डर था जनाब के तमाम जो है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा आपने इस पर अमल करना है या आपको इस कॉलेज से फारिग कर दिया जाएगा। मैंने कहा नहीं, इतना शौक़ नहीं मुझे, अब मैं पढ़ूँगा कॉलेज में। तो इस तरह वो सिलसिला भी मेरा रह गया।
वो सियासी जो था अगर वो जड़ पकड़ लेता तो शायद बाद में कोई तनावर दरख्त बन जाता, लेकिन शायद कुदरत को मेरे लिए मौजू ही नहीं रहा कि जनाब मैं सियासी जमात से, सियासी लोगों से ज़रूर वाबस्तगी रही है। सियासी लोगों को के प्रमोशन के लिए भी मैंने काम किया, जो मुझे अच्छा लगा उसके लिए मैंने काम किया। मुझे याद है कि एक ज़माने में यहाँ पर कुछ बाहर से आए हुए सियासी लोग काबिज़ हो गए थे और लोगों को बंद कराना और छुड़ाना उनका पेशा बन गया था। तो उस ज़माने में मैं एक मुकामी अखबार में न्यूज़ एडिटर था, तो उस ज़माने में मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं भिड़ गया उस सियासी लीडर से और मैंने उनसे वादा घर जाकर उनके घर में बैठकर, बिजरी में उनके घर पे बैठकर मैंने उनसे कहा कि ये जो सियासी थपकी आप लोगों को दे रहे हैं ये ख़त्म करें, वरना ये जो सियासी गैप है ना, क्योंकि मुत्तहदा बैक हो चुकी थी, तो मैंने कहा ये सियासी गैप की वजह से जो आप लोग चौधराहट चला रहे हैं ना, मैं इसे ख़त्म करके रहूँगा। और मैं बोल कर आ गया उन साहब को। रात को मैं बैठा हुआ था अखबार के दफ्तर में, मैंने सोचा यार कि मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, मेरे तो कोई ताल्लुकात है ही नहीं। मेरे एक दोस्त है सिंधी अखबार में, उनसे मैंने बात की कि यार कोई है लीडर वेडर ऐसा अच्छा। उस सियासी शख्सियत जो थी यहाँ पर औरंगटाउन में काबिज़ थी, उनके लोग भी काबिज़ थे, बहुत सारी परेशानियाँ पैदा कर रहे थे। तो उनसे मैं घर पे गया, उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है जनाब। अच्छा, वो मेरे से सलाम दुआ बड़ी अच्छी थी और मुझे उन्होंने एक मौके पर कहा था जनाब कि मैं महाजिरों का बुज़ुर्ग हूँ। तो मैंने उनको याद दिलाया कि यार ये बुज़ुर्ग इस तरह होते हैं जो बच्चे गलती करे तो उनको जेल कस्टडी और थाने पे और बुलाना और पैसे देना। तो उन्होंने थपकी दी मेरे कंधे पे कि मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने उनसे घर बैठे कहा था कि आप ये सियासी थपकी मुझे मत दें, ये गैप में फिल करके छोड़ूंगा। फिर रात गए, मैंने अपने एक सिंधी दोस्त से बात की कि कोई ऐसा लीडर है जो मतलब मेरे साथ औरंगटाउन जाए और ये बड़ा मसला है। तो उसने कहा कि यार तुम्हारी बिरादरी का तो आदमी है जो अमेरिका से आया हुआ है, तो आप उससे बात कर लें। नंबर दी, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि जनाब मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं 3 दोस्त के साथ वहाँ गया। हारून रशीद साहब मेरे सीनियर साहबी दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, वो भी मेरे साथ थे। अच्छा, वहाँ हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं महाजिर राब्ता कौंसिल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर, अच्छा बात ये तय थी कि मैं बात नहीं करूँगा, वो लोग दोनों बात करेंगे। वो टैप रिकॉर्ड का ज़माना था, रिकॉर्डर को मैं ऑन ऑफ कर रहा था, तो और सवाल कागज़ में लिख के आगे बढ़ा रहा था उनको। तो मैंने कहा कि जनाब ये जब उन्होंने कहा ना मैं महाजिर अलाइंस गालिबन शायद ऐसे नाम इस्तेमाल किया था, मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने मिजाज की वाली बात कि बर्दाश्त वहाँ जवाब दे गई। और मैंने कहा आप भी 1.5 की मस्जिद बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप बिहारी हैं? मैंने कहा हाँ मैं बिहारी हूँ। उन्होंने कहा यार मैं औरंगी जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं औरंगी लेकर जाना मकसद ही मेरा यही है आपसे। कह रहा यार फिर आप मेरे साथ चलें ना, मैं मुशीर बन गया हूँ, तो आप मेरे साथ मीडिया काउंटर काम करें। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, डायरेक्ट आपका मीडिया कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर सकता, जो हेल्प होगा कर दूँगा। खैर फिर वो मैं उनको लेकर आया औरंगटाउन, डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब को, ज़राला के मुशीर थे वो, तो बहुत नाइस आदमी, बहुत से लोगों के साथ मैंने काम किया। उस जैसा शख्स, डॉक्टर गुलाम मुश्तबा जैसा शख्स मैंने नहीं देखा सियासत में। वो शख्स जो अपने पैसे लगाता हो और एक पैसे हराम समझता हो सरकार के दूसरों का। 9 महीना वो मुशीर रहा, मैं उनके साथ राइट हैंड रहा, उनके साथ रहा, औरंगटाउन के हालात तब्दील हुए और मैंने देखा माशाल्लाह ये दुकानें बंद कर दी जाती थी और ये लोगों को बंद कराया था, सारा सिलसिला ख़त्म हुआ। और उसने अपने गाड़ी के लिए 1 लीटर पेट्रोल तक नहीं लिया। मैंने एक मौके पर उनसे कहा भी कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैं कैसे काम करूँ आपके साथ? तो उन्होंने कहा गाड़ी रेंट ए कार में ले लो, मुस्लिम रेंट ए कार है पापोश में, जाके मेरा नाम ले लो, वहाँ से ले लो। मैंने कहा डीजल? कह रहे भाई 1 लीटर मुझ पर हराम है, मैं गवर्नमेंट कर लूँ। तो उनके साथ फिर मैंने काम किया। तो वो एक दौर था, लेकिन वो मैंने अपने लोगों के लिए काम किया था। और फिर वो जो बदमाशी कर रहे थे उनका हाल ये हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर वो औरंगटाउन से, जो कई साल से वो काबिज थे, वो औरंगटाउन से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए थे। आज भी वो कहीं मिलते हैं तो मुझे अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते। अच्छा फैज़ साहब, आप आज आवर गेस्ट में मेहमान हैं हमारे, तो इस प्लेटफॉर्म से आप अपने दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को, आम पब्लिक को और मुखय्यर आज़ाद को कोई पैगाम देना चाहें? ये एहसन रज़ा बुखारी एडवोकेट साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और इनके वालिद साहब की खिदमत भी हैं। इनकी उम्र छोटी है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से मैं इनके वालिद साहब की खिदमत को भी जानता हूँ। वो बड़े लोग थे, औरंगटाउन के बड़े लोग थे, करीम लोग थे जिनकी खिदमत है औरंगटाउन में। तो क्योंकि वो खून का असर होता है, तो ये बुखारी साहब के अंदर भी वालिद साहब का खून का असर है। सच बात बोलते हैं और डट जाते हैं, डटने की इनकी अंदर आदत है। जिस तरह मेरे अंदर आदत है ना, जब किसी मौक़िफ़ पे अगर फ़ैसला कर लूँ तो फिर मैं डट जाऊँगा, गर्दन कट जाए, फ़ैसला वही होगा जो राइट होगा। तो हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, जो अपने रिसोर्सेज हैं और उनके साथ शेयर करना चाहिए। और मैं दोस्तों से भी कहूँगा कि आप भी इनके साथ काम करें। हो सकता है मतलब कि
आपके साथ इनके साथ जो है कॉम्बिनेशन से एक बेहतर रिज़ल्ट आ सके औरंगीटॉन के लिए, कराची के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए। चलिए, ये थे आज के हमारे आवर गेस्ट के मेहमान फैज़ खान साहब, और इस वक्त ये फैज़ फाउंडेशन का क़याम इन्होंने अमल में लाया है, और मेरे दारी की तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह इन्हें इन मकासद में भी कामयाब करे। चूँकि औरंगीटॉन को जिस तरह से इन्होंने इल्मी अदबी तौर पे मुतहर्रिक रखा है, ये बड़ी खुशाइन बात है, और हमारे बच्चे इनसे सीख रहे हैं, तो हम इनकी आमद पर तहे दिल से इनकी शुक्रगुज़ार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।